स्वागत है आप सभी का भूगोल के इस मॉड्यूल बैच में। आज आपकी दूसरी क्लास है। कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। तो आज की इस क्लास में हम ब्रह्मांड के अंत के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड का अंत भविष्य में कैसे होगा। तो ब्रह्मांड के अंत से संबंधित खगोल विज्ञान में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित हैं। एक है बिग क्रंच, दूसरी है बिग रिप। एक है बिग क्रंच, दूसरी है बिग रिप, तीसरी है बिग फ्रिज आदि। ब्रह्मांड के अंत से संबंधित ये तीन अवधारणाएं प्रमुख हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों का विस्तृत वर्णनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग क्रंच थ्योरी। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी बिग क्रंच सिद्धांत पर। देखिए, जो बिग क्रंच का आधार है वह है गुरुत्वाकर्षण। इस सिद्धांत का जो आधार है वह है गुरुत्वाकर्षण। यह सिद्धांत कहता है कि भविष्य में जो हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है उसका क्या होगा? महासंकुचन होगा। उसका क्या होगा? महासंकुचन। और महासंकुचन क्यों होगा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। यानी कि यह सिद्धांत मानता है कि जो ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, उसका विस्तार एक दिन खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो आकाश गंगाएं हैं वो आपस में पास आएंगी, पास आएंगी, पास आएंगी और फिर से एक बिंदु पर आकर के समाहित हो जाएंगी। यानी कि इसमें जो मुख्य आधार है इसका गुरुत्वाकर्षण है। यानी कि तीसरा जो पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और अंततः फिर से
संपूर्ण पदार्थ एक बिंदु पर समाहित हो जाएगा। यानी कि फिर से हमारी जो हमने बिग बैंग में पढ़ा था वही हो जाएगा। यहां पर फिर से एक विलक्षणता सृजित हो जाएगी। फिर से क्या होगा, एक विलक्षणता सृजित होगी, फिर से बिग बैंग होगा, फिर बिग क्रंच होगा, फिर बिग बैंग होगा, फिर बिग क्रंच होगा। यही घटना हमारी चलती रहेगी। तो इसमें इसका आधार है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो सभी आपस में पास आएंगी, पास आकर के एक बिंदु में समाहित होंगी और अंत में क्या होगा, एक बिंदु पर सारा का सारा जितना भी हमारा ब्रह्मांड है वह केंद्रित हो जाएगा। यानी कि यह सिद्धांत क्या कह रहा है, एक बात यह कह रहा है कि जो ब्रह्मांड का फैलाव है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि यह घटना कितने समय बाद होगी। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 साल, 50 साल, 100 साल बाद होगी। इस घटना को होने में लगभग 100 अरब वर्ष से लेकर 100 अरब वर्ष से लेकर 1000 अरब वर्ष लग सकते हैं। 1000 अरब वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि इसके बारे में ये 5 बातें हमारी मुख्य हो जाती हैं। आधार है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका क्या होगा, यानी कि फैलाव रुकेगा, महासंकुचन होगा और सारा बिंदु एक जगह समाहित हो जाएगा। और यह घटना होगी 100 अरब वर्ष से लेकर 1000 अरब वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान में, देखिए अगर हम अगर हम बात करें कि वर्तमान में यह सिद्धांत मान्य है या नहीं है, तो वर्तमान में जो सिद्धांत मान्य है, सर्वमान्य है, सर्वाधिक मान्य है, वह है आपका बिग फ्रिज सिद्धांत। कारण क्या है, बिग क्रंच होने की संभावना असंभव है। बिग क्रंच होने की संभावना होने की संभावना असंभव। और इसका कारण क्या है, देखिए कारण की अगर हम बात करके चलें तो वर्तमान में जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और फैलने का जो कारण है वह है डार्क एनर्जी। फैलने का कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड फैल रहा है। और यह कब तक फैलेगा, अनंत समय तक। यानी कि जो बिग क्रंच है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वह क्या है, बिल्कुल नगण्य है।
विक्रंच होने की संभावना नहीं है। कारण है कि हमारे ब्रह्मांड में एक अदृश्य एनर्जी है जो कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है और यह एनर्जी कभी समाप्त नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड अनंत काल तक फैलता रहेगा। ठीक है, तो विक्रंच होने की संभावना क्या है? असंभव कह सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यह जो बिग क्रंच सिद्धांत था, यह इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति होती है 1940 से 1960 के बीच में। बिग क्रंच सिद्धांत की उत्पत्ति मानी जाती है और डार्क एनर्जी के कारण हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और यह लगातार फैलता रहेगा। इसी कारण से इस सिद्धांत के होने की संभावना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो यह होता है हमारा बिग क्रंच सिद्धांत। अब देखिए हम बात करके चलते हैं दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत है बिग रिप सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है बिग रिप सिद्धांत। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बिग रिप सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले जो बिग रिप सिद्धांत है उसका जो मूलभूत आधार है वह है डार्क एनर्जी। यानी कि इसका जो मूलभूत आधार है वह क्या है? मूलभूत आधार डार्क एनर्जी। ठीक है, इसका जो मूलभूत आधार है वह है डार्क एनर्जी। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार होगा क्या? इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो डार्क एनर्जी है उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और जो आकाश गंगाएं हैं उनकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। तो डार्क एनर्जी की वजह से आकाश गंगाओं की गति लगातार बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एक समय के बाद होगा क्या कि जो हमारे ब्रह्मांड में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो बल हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, परमाण्विक बल, आदि, ये सभी बल डार्क एनर्जी के प्रभाव से कमजोर पड़ जाएंगे। यानी कि इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वह है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी जो है
उसकी जो शक्ति है वह इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो जितने भी हमारे ब्रह्मांड में लगने वाले बल हैं, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण हो, विद्युत चुम्बकीय बल हो, यहां तक परमाणविक बल भी क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे और हमारा ब्रह्मांड फैलता जाएगा। तो यानी कि दूसरा पॉइंट है कि डार्क एनर्जी के प्रभाव से ये बल क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस सिद्धांत को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि होगा क्या। तो सबसे पहला बिंदु हम डाल के चलते हैं यहां पर ए। डार्क एनर्जी का जो प्रभाव है उसके कारण आकाश गंगाओं की जो गति है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सबसे पहले होगा क्या कि डार्क एनर्जी के प्रभाव में आकाश गंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी, इतनी दूर हो जाएंगी कि किसी भी आकाश गंगा का प्रभाव किसी आकाश गंगा पर नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रभावहीन हो जाएंगी। किसी की आकर्षण शक्ति किसी भी आकाश गंगा पर नहीं लगेगी। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे सुपर क्लस्टर हैं, सुपर क्लस्टर, यानी कि आकाश गंगाओं के समूह टूटेंगे, किसकी वजह से, डार्क एनर्जी की वजह से। आकाश गंगा के समूह, सुपर क्लस्टर का विखंडन, हमारा जो ब्रह्मांड है वह आकाश गंगाओं से मिलकर बना है और ये जो आकाश गंगा हैं वो समूह में रहती हैं। जैसे कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारी आकाश गंगा जिस समूह में रहती है उसे हम स्थानीय समूह कहते हैं और उस स्थानीय समूह में 80 आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि डार्क एनर्जी का प्रभाव जब डार्क एनर्जी के प्रभाव से जब आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, तो सबसे पहले पहला जो चरण होगा वह यह होगा कि जो सुपर क्लस्टर हैं, यानी कि आकाश गंगाओं के समूह हैं, वो इतने दूर चले जाएंगे कि किसी भी आकाश गंगा का प्रभाव किसी भी आकाश गंगा पर नहीं पड़ेगा, यानी कि वो प्रभावहीन हो जाएंगे। ये आपका पहला बिंदु है, पहला बिंदु है सुपर क्लस्टर, आकाश गंगा के समूह का विखंडन। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु पर। इसका जो दूसरा बिंदु होगा वह यह होगा, ये तो आकाश गंगाओं के समूह का विखंडन होगा प्रारंभिक चरण में, दूसरे में खुद आकाश गंगा का विखंडन होगा। यानी कि दूसरे चरण में क्या होगा, स्वयं आकाश गंगा का विखंडन होगा, स्वयं आकाश गंगा का विखंडन। इसका मतलब स्वयं आकाश गंगा का विखंडन का मतलब कि आकाश गंगा अरबों खरबों तारों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये जो तारे हैं ये क्या होंगे, टूटने लगेंगे, एक दूसरे से ये भी दूर जाने लगेंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, डार्क एनर्जी के प्रभाव से इतने दूर हो जाएंगे कि प्रभावहीन हो जाएंगे। किसी भी तारे का गुरुत्वाकर्षण किसी दूसरे तारे को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि
स्वयं आकाशगंगा का विखंडन कह सकते हैं कि तारों के बीच दूरी इतनी बढ़ना कि प्रभावहीन हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि प्रभावहीन हो जाए। ठीक है, यानी कि इस दूसरे चरण में तारे होंगे वो बहुत दूर चले जाएंगे। जो हमारा सौरमंडल होगा या फिर आकाश गंगा में जितने भी तारों के उनका जो परिवार है, उनका जो सौरमंडल है, वो सब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी कि इतना फैल जाएगा कि किसी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। ये होता है इस सिद्धांत का दूसरा चरण। अब देखिए अगला क्या होता है। अब जो तारे हैं, जो पिंड हैं, वो परमाणविक कणों में टूटते हैं। तीसरा जो चरण होगा, यानी कि ये सब डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण होगा। डार्क एनर्जी के कारण आकाश गंगा में, यानी कि जो डार्क एनर्जी का, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि डार्क एनर्जी का जो प्रभाव है वह बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, डार्क एनर्जी अगर स्थिर रहती है, यह बात आगे आएगी कि अगर डार्क एनर्जी स्थिर रहेगी तो यह बिग रिप सिद्धांत या कहिए कि बिग रिप घटना नहीं होगी। यह घटना केवल उसी कंडीशन में होगी जब हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़े। और इस चीज को लेकर के विवाद है। कुछ संकल्पनाएं यह कहती हैं कि डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा, मतलब कि घनत्व बढ़ रहा है। और कुछ कहती हैं कि डार्क एनर्जी का घनत्व नहीं बढ़ रहा है, वह स्थिर है। तो यह जो सिद्धांत है, यह घटना तभी होगी जब डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ रहा होगा ब्रह्मांड में। और इसको लेकर के वैज्ञानिक एक मत नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि तीसरा जो चरण होगा, अगर यह घटना होती है तो तीसरे चरण में परमाणविक कणों में टूटना। ये हमारा इस विग्रिप सिद्धांत का तीसरा बिंदु है। इसके बाद अगर हम डी की बात करके चलें तो इसके बाद क्या होगा। अब देखिए डार्क एनर्जी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा। तो डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो परमाणविक कण हैं, अंततः ये भी छोटे छोटे कणों में टूटने लगेंगे, इनका भी क्षय होने लग जाएगा। और ये अंततः किस में टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन आदि में क्षरण होने लग जाएगा, क्षरण। अब देखिए आपके दिमाग में यह आएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आगे किन्हीं अन्य मौलिक कणों में टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा जी हां, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इससे आगे अन्य छोटे मौलिक कणों में टूटेंगे। देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी भी इससे छोटे मौलिक कणों में नहीं टूटता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्षरण होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो क्षरण होगा वह होता है क्वार्क और ग्लूऑन में। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि जो अगला चरण होगा वह क्या होगा
इस सिद्धांत का कि अंततः क्या बचेगा ब्रह्मांड में? अंततः इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं, क्वार्क बचेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क में टूट जाएंगे, तो अंततः इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्क बचेंगे। ठीक है। और देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डार्क एनर्जी के प्रभाव से इतने दूर चले जाएंगे, अनंत दूरी पर चले जाएंगे कि इनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये सारे कण डार्क एनर्जी की वजह से फैलते रहेंगे। और कब तक फैलेंगे? अनंत काल तक। ठीक है। तो ये इस सिद्धांत के कुछ पॉइंट रहे, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अंत में जो ब्रह्मांड में बचेगा वह बचेगा अंततः इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्क। अब देखिए, अब हम बात करके चलते हैं कि यह घटना कब होगी। अब बात आती है कि यह घटना कब होगी, यानी कि बिग रिप सिद्धांत आज से कितने वर्ष बाद होगा। बिग रिप कब होगा? तो माना जाता है कि बिग रिप होने में 22 अरब से लेकर के 200 अरब वर्ष का समय लग सकता है। यानी कि यह घटना कब होगी? 22 अरब वर्ष से लेकर 200 अरब वर्ष बाद। यानी कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा समय है। 22 अरब वर्ष से लेकर 200 अरब वर्ष बाद अगर हमारे ब्रह्मांड का अंत होता है इस सिद्धांत के अनुसार, तो इस सिद्धांत यानी कि बिग रिप को होने में 22 अरब वर्ष से लेकर 200 अरब वर्ष तक का समय लग सकता है। अब देखिए दिमाग में आएगा कि ये दो टाइम क्यों है? एक 22 अरब वर्ष है और दूसरा 200 अरब वर्ष है। तो इन दोनों समयों को ध्यान में रखकर दो बातें समझ आती हैं। या तो 22 से लेकर के 200 अरब वर्ष के बीच में कभी हो सकता है, यानी कि इसके बीच में कभी भी, चाहे वह 22 अरब वर्ष हो, चाहे 23 हो, 25 हो, 100 अरब वर्ष हो, 200 अरब वर्ष हो। लेकिन इस बात के ये मायने बिल्कुल नहीं है। इस बात का जो अर्थ है वह अलग है। यानी कि इस बात को लेकर, इन दो समयों को लेकर दो मत हैं। एक मत इसके बारे में है, वह मत कहता है कि अगर ऐसा है तो यह घटना 22 अरब वर्ष पर होगी। और दूसरा मत कहता है कि अगर ऐसा होता है तो यह घटना 200 अरब वर्ष बाद होगी। यानी कि इस बात का जो अर्थ है वह यह है कि अगर, देखिए होगा क्या कि एक खगोलकी में एक गुणांक होता है जिसको बोलते हैं हम स्थिति समीकरण गुणांक। स्थिति समीकरण गुणांक, स्थिति समीकरण गुणांक। ठीक है। और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं।
किसको? स्थिति समीकरण गुणांक को। यह क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड के जो दाब होता है और जो ऊर्जा घनत्व होता है, स्थिति समीकरण गुणांक दाब और ऊर्जा घनत्व का अनुपात होता है। तो यह जो समय है, इसको तय करने में स्थिति समीकरण गुणांक की भूमिका रहेगी। मतलब देखिए, अगर हमारा स्थिति समीकरण गुणांक जो है, अगर हमारा स्थिति समीकरण गुणांक जो है वह -1 से कम है, अगर स्थिति समीकरण गुणांक -1 से कम है, तो हमारा विग्रिप सिद्धांत होगा। और कब होगा? 22 अरब वर्ष बाद। अगर हमारा स्थिति समीकरण गुणांक लगभग इसके पास है, लगभग -1 के पास है, तो यह विग्रिप घटना होगी 200 अरब वर्ष पर, 200 अरब वर्ष, लगभग 200 अरब वर्ष बाद। और देखिए, अगर हमारा स्थिति समीकरण गुणांक जो है वह बिल्कुल -1 आता है, तो यह घटना नहीं होगी। यानी कि स्थिति समीकरण गुणांक अगर हमारा -1 है, तो यह घटना नहीं होगी और हम चले जाएंगे फिर बिग फ्रीज की ओर। अगर ऐसा होता है तो अब देखिए, ऐसा होने का मतलब यह है कि हमारे जो खगोलविद हैं, अभी उन्होंने इस डेटा को पूरी तरीके से इससे वो क्या नहीं है, वाकिफ नहीं है। तो यानी कि अगर स्थिति समीकरण गुणांक -1 होता है, तो हम चले जाएंगे फिर बिग फ्रीज सिद्धांत की ओर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि विग्रिप कब होगा, 22 अरब वर्ष से लेकर 200 अरब वर्ष। और इन दोनों समय के पीछे कारण क्या है? स्थिति समीकरण गुणांक। अगर स्थिति समीकरण गुणांक -1, तो 22 अरब वर्ष बाद यह घटना हो जाएगी। और इसका अगर यह देखिए, स्थिति समीकरण गुणांक -1 है, तो फिर हम उस ऊर्जा को डार्क एनर्जी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं हम फैंटम एनर्जी, उसे कहेंगे हम फैंटम एनर्जी। और यह इसमें क्या होता है, डार्क एनर्जी लगभग क्या होती है, लगभग स्थिर होती है। इस बात का यह भी मतलब है कि स्थिति समीकरण गुणांक -1 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी डार्क एनर्जी का घनत्व है, उसका जो प्रभाव है वह बढ़ रहा है और विग्रिप होगा। और उसे हम फिर डार्क एनर्जी ना कह करके फैंटम एनर्जी कहते हैं। और इसका मतलब है कि स्थिति समीकरण गुणांक -1 है, तो यह डार्क एनर्जी कहलाती है, डार्क एनर्जी। और हम यह मान करके चलते हैं कि जो डार्क एनर्जी है उसका घनत्व क्या है, स्थिर है। डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर मान के चलते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो होगा बिग फ्रीज। और इस घटना में भी डार्क एनर्जी लगभग स्थिर होती है, लगभग स्थिर होती है। इसी कारण से इसको होने में लंबा समय लगता है। तो ये बिग रिप के बारे में हो जाता है। अब देखिए, इसके बारे में हम एक चार्ट समझ लेते हैं मोटा सा, कि कौन सी घटना कब होगी। समय,
देखिए कि जब विग्रिप सिद्धांत अपने अंतिम चरण में होगा, जब विग्रिप सिद्धांत अपने अंतिम चरण में होगा, तो उसके कुछ समय पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे लाखों साल पहले परमाणविक कणों में टूटता है, उससे करोड़ों साल पहले आकाशगंगाएं टूटती हैं, और उससे अरबों साल पहले सुपर क्लस्टर टूटते हैं। ठीक है। और अगर हम विग्रिप सिद्धांत की बात करके चलें और हम यह मानकर चलते हैं कि विग्रिप सिद्धांत 22 अरब साल बाद होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 22 अरब साल बाद इसका अंत होगा या आरंभ होगा, और आरंभ होगा तो आरंभ का मतलब क्या है। तो देखिए 22 अरब साल बाद आरंभ होगा, 22 अरब साल बाद आरंभ होगा, और आरंभ का मतलब होगा कि जब डार्क एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाए। कहां से हम आरंभ मानेंगे? यहां से। जब सुपर क्लस्टर टूटने लग जाएं तो हम कहेंगे कि बिग रिप की शुरुआत हो चुकी है, और इसको होने में भी आप देखेंगे कि अरबों साल का समय लगेगा, यानी कि अंत तक आने में अरबों साल का समय लगेगा। तो शुरुआत का मतलब क्या है? सुपर क्लस्टर टूटने लग जाएं तो हम कह देंगे कि आरंभ हो गया, और आरंभ का समय है दो समय। अगर स्थिति समीकरण गुणांक लेस देन -1 तो 22 अरब वर्ष, और स्थिति समीकरण गुणांक अगर लगभग -1 के आसपास है तो क्या होगा? 200 अरब वर्ष। तो हमें यह पता चला कि इसका आरंभ कब होगा। हमने माना 22 अरब साल बाद, और आरंभ का मतलब जब सुपर क्लस्टर टूटने लग जाएं। इस आरंभ के बाद भी हमारा बिग रिप अंत तक चलेगा, और अंत तक भी अरबों अरबों साल तक चलेगा, और अंततः डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ टूट करके क्वार्क एवं इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी अनंत दूरी पर होंगे, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा वर्तमान में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह बिग फ्रीज है। कौन सा है? बिग फ्रीज है। और देखिए क्यों है। वर्तमान में ब्रह्मांड के अंत से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग फ्रीज है। पूर्ण विराम। देखिए वर्तमान में
ब्रह्मांड के अंत से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग फ्रीज है और इसका जो आधार है वह क्या है? डार्क एनर्जी। आधार क्या है इसका? आधार है डार्क एनर्जी। तो देखिए, जो खगोल शास्त्री हैं उनके बीच एक थोड़ा सा झगड़ा है कि कुछ मानते हैं कि डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में जो ज्यादा मान्य है वह यह है कि डार्क एनर्जी का घनत्व नहीं बढ़ रहा है। यह वो मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, डार्क एनर्जी का संपूर्ण प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन घनत्व नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का फैलाव ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आकाश गंगाओं की गति और ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डार्क एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब यह नहीं है। और यह मानकर चलते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो स्थिति समीकरण गुणांक है, जो स्थिति समीकरण गुणांक है वह -1 है। स्थिति समीकरण गुणांक जो है वह -1 है, यानी कि डार्क एनर्जी का जो घनत्व है वह क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जब स्थिर रहेगा तो क्या होगा? अब हम आते हैं बिग फ्रिज सिद्धांत पर। हमारा सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण और जो वर्तमान में सर्वमान्य है सभी सिद्धांतों में, वह बिग फ्रिज है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। तो हम समझते हैं बिग फ्रिज सिद्धांत को। देखिए, बिग फ्रिज कहता है कि डार्क एनर्जी का घनत्व, यानी कि इसका आधार क्या है? डार्क एनर्जी। आधार डार्क एनर्जी का घनत्व नहीं बढ़ रहा है। अब डार्क एनर्जी का घनत्व तो नहीं बढ़ रहा है तो बिग रिप तो होगा नहीं, यानी कि ब्रह्मांड फूटेगा नहीं। डार्क एनर्जी का घनत्व तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आकाश गंगाओं के बीच की गति बढ़ रही है। यानी कि हमारा अंतरिक्ष फैल रहा है, यानी कि डार्क एनर्जी का घनत्व तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आकाश गंगाओं के बीच की गति बढ़ रही है। यानी कि संपूर्ण जो डार्क एनर्जी का प्रभाव है वह बढ़ रहा है और आकाश गंगाओं के बीच जो गति है वह बढ़ रही है। जब 1920 के दशक में अवलोकन किया गया तो आकाश गंगाओं के बीच जो गति थी, और जब 1990 के दशक में इसको कैलकुलेट किया गया था तो वैज्ञानिक समुदाय ने यह देखा कि आकाश गंगाओं के बीच की गति बढ़ रही है। तो यह क्या है? डार्क एनर्जी का घनत्व तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आकाश गंगाओं के बीच की गति बढ़ रही है। दूसरी बात,
जो आकाश गंगाएं हैं वो वे क्या होंगी, फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी। और जब ब्रह्मांड का फैलाव होता है या किसी भी चीज का फैलाव होता है तो क्या होता है, तापमान घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका आंसर है कि किसी भी चीज के फैलाव से तापमान कम होगा, क्योंकि उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो तापमान का कम होना स्वाभाविक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा, फैलाव के कारण तापमान का कम होना। और जब तापमान कम होगा तो क्या होगा, ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा। ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा ब्रह्मांड, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, स्थिर हो गया। यानी कि डार्क एनर्जी के प्रभाव से आकाश गंगाएं बहुत दूर चली जाएंगी, हमारा ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा, यानी कि तापमान गिर जाएगा। तीसरी बात, अब क्या होगा, अब देखिए इसमें भी हम समझते हैं कि क्रमागत रूप से कैसे यह बिग फ्रीज चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रारंभिक चरण है वह होगा कि जब ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा तो जो हमारी तारों के निर्माण की जो आधारभूत इकाई होती है वह नीहारिका होती है। तो नीहारिका का तापमान भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे तारे हैं जो नीहारिकाओं से बनते हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चरण होगा बिग फ्रिज का वह होगा तारों का तारों का निर्माण होना। तारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा। यानी कि पहला जो चरण होगा इसका तारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा, और यह घटना होगी लगभग आप मान लीजिए 10 की पावर 12 वर्ष। दूसरा क्या होगा, देखिए एक होगा तारों का निर्माण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि तारे बुझने लग जाएंगे। तारे बुझने लग जाएंगे। तारे बुझने लग जाएंगे इसका मतलब है कि जो तारे हैं अब क्या होगा कि ब्लैक होल बन जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, और व्हाइट ड्वार्फ श्वेत बामन बन जाएंगे। यानी कि दूसरा जो चरण होगा, पहले सबसे पहले तापमान का कम होना, ठंडा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और देखिए यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि वो भी क्या हो जाएंगी, प्रभावहीन हो जाएंगी। इसमें यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि आकाश गंगाओं का विखंडन, विखंडन नहीं, आकाश गंगाओं का अत्यधिक दूर जाना, जिससे कि वो प्रभावहीन हो जाएं। उसके बाद तारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा 10 की पावर 12 वर्ष पर। तारे बुझने लग जाएंगे और इसका समय होगा आप मान लीजिए लगभग 10 की पावर 15 वर्ष।
10 की पावर 15 वर्ष पर हमारे जो तारे हैं वो बुझने लग जाएंगे। अगला, अब देखिए हम थोड़ा सा समय में आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 10 की पावर 34 या उससे अधिक। 10 की पावर 34 या उससे अधिक समय पर क्या होता है, यह माना जाता है कि जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार हैं उनका भी क्षय होने लग जाएगा। ये न्यूट्रॉन स्टार हैं उनका भी क्या होने लग जाएगा, 10 की पावर 34 या उससे अधिक पर 10 की पावर 14 या उससे अधिक वर्ष पर न्यूट्रॉन क्षय होगा। ब्लैक होल, 10 की पावर 100 वर्ष पर, इसे हम एक गूगल भी कहते हैं, एक गूगल। 10 की पावर 100 वर्ष पर ब्लैक होल का क्या होगा, 10 की पावर 100 वर्ष पर ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से वाष्पित हो जाएंगे। किसके माध्यम से, 10 की पावर 100 वर्ष पर ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वाष्पित हो जाएंगे। और देखिए इस बात को बताया था स्टीफन हॉकिंग के द्वारा, इसको बताया था स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि अंततः ये जो ब्लैक होल भी है वह क्या होगा, एक रेडिएशन होगा जिसे स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया था, हॉकिंग रेडिएशन। उसके द्वारा ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएगा और जो अंततः है वह हमारे ब्रह्मांड में कुछ छोटे छोटे मौलिक कण बचेंगे, कुछ छोटे छोटे मौलिक कण बचेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन आदि। ये रहा आपका बिग फ्रिज सिद्धांत। अब देखिए दिमाग में आएगा कि बिग फ्रिज कब होगा, तो यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। बिग फ्रिज आज भी चल रहा है, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह आज भी फैल रहा है, ठंडा हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या है, चालू है और धीरे धीरे जाकर के यह अंततः 10 की पावर 34 और 10 की पावर, यानी कि हमारा आरंभ तो है, अंत कब होगा, 10 की पावर 100 वर्ष पर ब्लैक होल क्या होंगे, वो भी जाकर के हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से, यानी कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वह अंततः इन कणों में चला जाएगा। तो इतना लंबा समय बिग फ्रिज के होने में लगेगा और यह सिद्धांत सर्वमान्य है क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ने यह मान लिया है कि डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ नहीं रहा है। तो ये हमारे ब्रह्मांड के अंत से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।